हेलो गाइस, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मूल कॉन्सेप्ट का सबसे अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। 4 लेक्चर के अंदर हमने स्टोइकियोमेट्री जान ली, हमने बेस्ड ऑन वॉल्यूम डेफिनेशन पढ़ ली, बेस्ड ऑन मास डेफिनेशन पढ़ ली, बेस्ड ऑन क्वांटिटी पढ़ लिया। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए, क्योंकि हम आज स्टोइकियोमेट्री को किस तरीके से इंप्लीमेंट में लाएंगे वो, और साथ में ही दूसरे अलग अलग प्रकार के सम्स किस तरीके से मोल्स के आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जनरली स्टेट बोर्ड के अंदर और खास मेंस के अंदर ये सम्स आते हैं और इसी के बेसिक्स के सम आते हैं। आप लोग इसके अंदर खास ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ स्टोइकियोमेट्री किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं वो आपको दिखाता हूं। देन आफ्टर हम स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है उसके कुछ अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, और वो सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करने के बाद हम उसके रिलेटेड सम्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के एक्स्ट्रा सम्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। मैंने आपको एक बार सिखा दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है वो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एन एग्जांपल लाइक HCl is decomposed to form H2 and Cl2। क्लियर ना? HCl decomposed to form H2 plus Cl2। देखिएगा अभी जो चालू हो रहा है लेक्चर, यहां से लेके एंडिंग तक देखिएगा। मूल कॉन्सेप्ट का जो मेन बेसिक है आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए HCl जो है उससे मैंने H2 और Cl2 बना दिया। इसी एग्जांपल को मैं दूसरे एक वे में भी लिख सकता हूं। मैं उसको लिख देता हूं लाइक HCl gives H2 plus Cl2। रेडी? मतलब कि इक्वेशन दोनों एक ही है, लेकिन उसको बैलेंस में अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। क्लियर ना? इसको मैं अगर बैलेंस करना चाहूं तो मैं अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकता हूं। चलिए HC सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल बैलेंस कर देता हूं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए एक एक है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, फिर तो भी वो बैलेंस हो जाएगा। और या तो मैं यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मैं यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ, तो भी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। रेडी? क्लियर? तो आप बैलेंस किसी भी तरीके से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मदद से हम स्टोइकियोमेट्री का कोएफिशिएंट जो है उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केस के अंदर समझिए, इस केस के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl मैंने आपको बताया था, कोई भी रिएक्शन के अंदर आगे जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो ये जो आपको व्हाइट कलर के चौक से जो दिख रहा है वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई पहले। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर HCl स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? 2। क्लियर? देन आफ्टर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस क्या है हमारे पास? 1। एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइक्लोरीन गैस वो क्या है हमारे पास? 1। क्लियर? समझिएगा, आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा दूंगा मैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl अगर यहाँ पे 2 है तो मैं रेशियो लेता हूं। मैं क्या लेता हूं? रेशियो। यहाँ पे भी वो चीज मैं लिख देता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl वो यहाँ पे क्या है? 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस वो यहाँ पे है 1/2। एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइक्लोरीन गैस मेरे पास है 1/2। क्लियर? अब एक चीज तो आप सीखे ही थे कि मोल्स ऑफ H2O रेशियो में आपको सिखा रहा हूं, समझना। क्या? मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl, देखिए HCl का जो मोल है और H2 का जो मोल है, मैं पहले इन दोनों की बात करता हूं। मोल्स ऑफ HCl एंड मोल्स ऑफ H2, उसका अगर मैं रेशियो लेता हूं मोल्स ऑफ HCl टू मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, क्या? मोल्स ऑफ HCl टू मोल्स ऑफ H2, तो वो कितना आता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 2:1। क्लियर ना? 2:1।
तो यहां पे भी मोल्स ऑफ HCl टू मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, मोल्स ऑफ HCl टू मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, वो क्या रहना चाहिए, यही, और यही रहता है। देखिए यहाँ पे कितना है, मोल्स ऑफ HCl कितना है 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2 कितना है 1/2, डिवाइड का 2 ऊपर यानी 2:1। देखिए आ गया रेशियो 2:1, तो यहाँ पे भी रेशियो क्या रहेगा 2:1। सिंपल है ना, क्लियर। सेकंड थिंग, चलो ये मैंने इसकी बात की, अब हम दूसरा कोई ले लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मोल्स ऑफ HCl टू मोल्स ऑफ डाइक्लोरिन गैस, जो कितना है यहाँ पे 2:1। तो यहाँ पे भी मोल्स ऑफ HCl टू मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन की जगह पे डाइक्लोरिन गैस, वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड का 2 ऊपर 2:1। सिंपल है ना, क्लियर, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने इसका रेशियो लिया, फिर मैंने इसका रेशियो लिया, तो मैंने कोई दूसरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो उसी के बैलेंसिंग का है, उसी का बैलेंसिंग से अगर लिया है, तो मुझे एक चीज यहाँ पे पता चल रही है कि मैं रिलेशन लिख रहा हूं, जब मैं रेशियो लिख रहा हूं किसका, मोल का, तो वो मोल के रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के साथ इक्वल आ रहे हैं। क्या, वो जो मोल है वो मोल के रेशियो किसके साथ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इक्वल आ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसके ऊपर से हमें अब फॉर्मूला डिराइव करना है। वो कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। पहले तो आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आपको एक एग्जांपल हम जनरलाइज फॉर्म वाला ले लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया स्मॉल a जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है स्मॉल b, क्लियर। ऐसा एक, चलो हमने एग्जांपल ले लिया। आपको शुरुआत से सीखना हो तो ये कुछ नहीं है, मेरे पास a रिएक्टेंट था और b प्रोडक्ट थी। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे a को मल्टीपल किया, यहाँ पे b को मल्टीपल किया, क्लियर। जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मली नंबर्स वाले टर्म में समझाया था वैसे। यानी ये जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। कैपिटल B जो है वो भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, क्लियर। ये जो है वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A है, और ये जो है वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B है, क्लियर। समझ में आई बात। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। तो अगले एग्जांपल से आप एक चीज तो जान ही गए, क्या, कि मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B, उसका रेशियो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इक्वल बैठ रहा है कि नहीं, है ना। देखिए हमने अगले लेक्चर के अंदर भी अगले सेशन के अंदर भी ये चीज पढ़ी कि आप किसी भी तरीके से बैलेंस करो। अगर चलो ये तो एक एग्जांपल मैंने ये लिया, हम ऐसा एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि a plus b फॉर्म c plus d, क्लियर। कोई जनरलाइज फॉर्म लिख दिया कोई भी, और उसके लिए बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे स्मॉल c और यहाँ पे स्मॉल d को मल्टीपल करना पड़ा, क्लियर ना। स्मॉल c और स्मॉल d को मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ा। तो ये जो है वो a और b वो हमारे रिएक्टेंट है, ये जो स्मॉल c और स्मॉल d है वो हमारी प्रोडक्ट है, क्लियर। a और b वो दोनों हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। सेम c और d भी हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल C एंड कैपिटल D, क्लियर। तो इसके ऊपर से अगर मुझे लिखना हो ये फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई मोल्स ऑफ A, समझना बहुत इजी है, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। अब पहले इसको थोड़ा हम क्लियर कर दे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको ये बात। इसके ऊपर से हम एक फॉर्मूला नया बना देते हैं, इसको मैं लेता हूँ नीचे, इसको मैं लेता हूँ ऊपर।
तो क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। रेडी ना? ये जो ए और बी था उसके लिए तो हम क्या लिख सकते थे, ये जो ए और बी के लिए मैंने क्या लिखा था कि भाई मोल ऑफ ए इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। अब मैंने उसके ऊपर से एक और नया फार्मूला बना दिया, देखिए बना सकता हूं ना, ये तो मैं लिख ही सकता हूं, ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म है, ऊपर नीचे किया है वही। तो सेम ये चीज जो है उसके लिए मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए is equal to moles of B upon stoichiometric coefficient of B is equal to moles of C upon stoichiometric coefficient of C is equal to moles of D upon stoichiometric coefficient of D। सिंपल लिख सकता हूँ ना मैं, ये चार चीज लिख सकता हूँ, है कि नहीं? बस इसी को लेके एग्जाम में, एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को नहीं आता वो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता होता है, मोल किसी एक के दे दिए जाते हैं, किसी एक के ढूंढने को कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, वो कौन सी बात है? आपको पता होना चाहिए कि आपका इक्वेशन क्या है। सबसे मेन बात ये है कि आपका इक्वेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आपका इक्वेशन पता होता है तो आप उसको बैलेंस भी आसानी से कर सकते हो। अगर आप उसको बैलेंस आसानी से कर सकते हो तो आपके पास मोल के 3 फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूला की मदद से इंटरलेशन करके आप कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हो। और एक और बात कि उसका मोल भी ढूंढ सकते हो इंटरलेशन करके। जैसे कि हम एक एग्जांपल, इसको लेके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल, हमने वाटर का एग्जांपल लेते हैं, लाइक H2 प्लस O2 गिव्स H2O। रेडी? बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1/2 से मल्टीपल कर देता हूँ, यानी हाइड्रोजन का आधा, सॉरी हाइड्रोजन तो 2 बैलेंस ही है, ऑक्सीजन का 1/2 कर देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। दूसरा इज इक्वल टू moles of O2 upon stoichiometric coefficient of O2, लिख सकता हूं ना, is equal to moles of water upon stoichiometric coefficient of water। रेडी? अब ये 4 में 6 में से आपको ये जो 6 एंटिटी है उसमें से किसी 2 को इक्वलाइज करना है। जैसे कि ये 2 को मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ या मैं ये 2 को इक्वलाइज कर रहा हूँ, उसमें से कोई एक वैल्यू दी होती है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, जैसे मैंने जनरलाइज फॉर्म के अंदर बताया, पता होता है, लेकिन कब? जब आपको इक्वेशन के बारे में पता होता है तब, वरना नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता दिया जाए कि हेबर प्रोसेस के दौरान, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, हेबर प्रोसेस के दौरान अगर 2 मोल अमोनिया जनरेट होते हैं, हेबर प्रोसेस के दौरान अगर 2 मोल अमोनिया जनरेट होते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए आप N2 की मोल ढूंढिए। बहुत इजी है, सिंपल है। जैसे कि आप इक्वेशन तो जानते ही हो, हेबर प्रोसेस का इक्वेशन आपके पास है N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3 अमोनिया। क्लियर ना? बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। रेडी? और हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या? मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2, then moles of H2 upon stoichiometric coefficient of H2, moles of ammonia upon stoichiometric coefficient of ammonia। क्लियर? अब आप सोचो, आपको अमोनिया का मोल दे दिया गया और कहा कि भाई N2 का मोल ढूंढो। अमोनिया का मोल दे दिया गया और कहा कि N2 का मोल ढूंढो, सिंपल मिल जाएगा। पर सोचिए, दिमाग लगाइए अपना, आपको कहा जाए एमोनिया का वेट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी होते हैं। देखिए इतना सारा सीखने के बाद आपको इतना दिमाग में बैठ गया है कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। अमोनिया का आपको वेट दे दिया जाए कि भाई 50 ग्राम अमोनिया जनरेट होता है तो कितना N2 लिया होगा, तो 50 ग्राम में से आप इसके मोल ढूंढ सकते हो, इसके मोल की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो N2 के मोल मिल जाएंगे।
N2 के मोल के ऊपर से N2 के ग्राम ढूंढ सकते हो, हमारे पास फॉर्मूला है ना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए तो मैंने आपको शुरुआत में 3 लेक्चर यही चीज पढ़ाई है, यही चीज मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई है। अब हम इस सारी बातों को मर्ज करने वाले हैं, सारी इक्वेशंस को मर्ज करने वाले, सारे फॉर्मूलाज को मर्ज करने वाले। क्लियर? तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे खास ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपको मैंने किस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंप्लीमेंट में लाया जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया फिलहाल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए फटाफट से, फिर आपको लिखना भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी न्यूमेरिकल चालू करना है आपको। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंप्लीमेंट करना है इक्वेशन के अंदर, और उसके लिए मेन बात है आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, साथ में नोट डाउन करते जाइए। क्या 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट is heated 245 gram of potassium chlorate is heated, then find total weight of dioxygen gas at the end of reaction. At the end of reaction. चलिए कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि भाई 245 ग्राम ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, फाइंड द टोटल वेट ऑफ डाइऑक्सीजन गैस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। वीडियो को यहाँ पे पुश करके आप खुद से बिल्कुल गिनने की ट्राई कीजिए। क्लियर? और उसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए होगा। यहाँ पे बच्चों को पता नहीं होता इक्वेशन किस तरीके से बनता है, क्या क्या नहीं। क्लियर? तो हम उस बात को भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे। एक्चुअल में मूल कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा, इसलिए कुछ इक्वेशन आपको याद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इक्वेशन जैसे कि ऑर्गेनिक के कुछ इक्वेशन है, कुछ इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, वो सारे इक्वेशन धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे यही टेंशन में आ जाते हैं कि सर पोटेशियम क्लोरेट दिया है और लिबरेट तो डाइऑक्सीजन गैस हो रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो समझिए बेटा कि भाई क्लोरेट पीछे जब एट लगता है तब किसी भी कंपाउंड का पीछे जब क्या लगता है, एट लगता है, तो उसका ट्राई ऑक्साइड पॉसिबल होता है, या उसका ऑक्साइड पॉसिबल होता है, या उसका डाई ऑक्साइड पॉसिबल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इक्वेशन आपको मेंशन कर देता हूँ, KClO3 ये है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। चिंता मत कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है ये बात, तो जब कभी भी आप आगे जाके पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब आपको पता चल जाएगा कि क्लोरेट क्यों लगा। क्लियर? अब यहाँ पे लिबरेट क्या हो रहा है? O2। क्या लिबरेट हो रहा है? डाई ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। अगर डाई ऑक्सीजन गैस अगर लिबरेट हो रहा है तो साथ में और कौन अलग हो रहा है? KCl। कौन अलग हो रहा है? KCl, क्योंकि डाई ऑक्सीजन गैस तो यहीं पे लिबरेट हो गया, तो बचा कौन? KCl। तो उस KCl को मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। क्लियर? समझ में आई बात? क्या डाई ऑक्सीजन गैस अगर लिबरेट होता है तो डाई ऑक्सीजन गैस, उसके अलावा कौन बचा? KCl। ये रहा KCl, डाई ऑक्सीजन गैस साथ में लिबरेट कर दिया है हमने। बराबर? तो इक्वेशन को लिखना पहले सीख लीजिए, जान लीजिए इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं। बराबर? इक्वेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन है वो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं उसको बैलेंस कर देता हूँ इक्वेशन को। ये हो गया 3, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2। क्लियर ना? तो मुझे KCl को भी 2 करना पड़ेगा, हाँ उसको भी 2 कर देते हैं। ओके, चलिए रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस हो गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 क्लोरीन, माफ कीजिए 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, 3 to the 6 ऑक्सीजन, 3 to the 6 ऑक्सीजन बैलेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखिए इक्वेशन को तो बैलेंस कर दिया है, और साथ में हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आ गए हैं 3, 2 and 2। तो मैं लिख देता हूँ भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। क्लियर? और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइऑक्सीजन गैस कितना है? वो है हमारे पास 3। Then stoichiometric coefficient of KCl कितना है हमारे पास? वो हमारे पास है 2।
क्लियर। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन भी कर दिया है, बराबर। हमें ढूंढना क्या है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढने हैं मोल्स। और मोल्स ढूंढने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला थे। मैं वो सारे फॉर्मूला को यहाँ पे साइड में पहले लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। आखिर तक मैं इसको यहाँ पे लिखे हुए रखूंगा। सबसे पहले आपको मोल ढूंढने का पहला फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर ना, जो दिया जाता है मास उसको मैं वेट कहता हूँ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। आपको मैंने पहले भी बताया था, केमिस्ट्री के अंदर वेट लिखो या मास लिखो एक ही है, फिजिक्स में दोनों अलग हो जाते हैं। देन आफ्टर हम लिखते हैं क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड एट एसटीपी। तो वॉल्यूम के लिए जब हम बात चल रहे थे, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, और एक था PV इज इक्वल टू nRT in the case of absence of STP condition। क्लियर ना, चारों हमने डिराइव कर दिया। एक था बेसिस ऑन मास, ये सब मोल के फॉर्मूला है, याद रखिएगा। क्लियर, ये सब फॉर्मूला किसके, मोल के फॉर्मूला है। based on mass, based on quantity, based on volume and based on exception of STP condition। क्लियर, यानी आइडियल गैस इक्वेशन, जो अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लियर करवाया। अब हमें ढूंढना क्या है, डायऑक्सीजन गैस एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कितना डायऑक्सीजन गैस निकला एंड ऑफ रिएक्शन, उसका वेट हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, मोल्स ऑफ, समझिएगा, मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3 divided by stoichiometric coefficient of KClO3 कितना है वो 2। then after moles of dioxygen gas divided by stoichiometric coefficient कितना है यहाँ पे 3। then after moles of KCl divided by उसका stoichiometric coefficient कितना है मेरे पास 2। क्लियर, चलिए मैंने लिख दिया, रेडी। अब मेरे पास वेट है, किसका वेट है मेरे पास, पोटेशियम क्लोराइड का, यानी कि KClO3 का मेरे पास वेट है। तो इसका वेट है, तो इसके वेट के ऊपर से सबसे पहले मैं उसका मोल ढूंढ सकता हूँ ना। मेरे पास रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। देखिए हम फॉर्मूला को मर्ज करते जा रहे हैं, ठीक है ना, डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करते करते मर्ज भी कर रहे हैं। मैं आपको दूसरे सम्स एग्जांपल के अंदर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी मैंने दूसरी भी पीडीएफ डाल के रखी हुई है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसका ये भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के रिलेटेड दूसरे कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं वो, ठीक है। तो n इज इक्वल टू W बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला मेरे पास है। क्लियर, और इसकी वजह से मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, मोल ढूंढ सकता हूँ, किसके, चलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मोल ऑफ KClO3 is equal to weight of KClO3। ऐसा मैंने क्यों किया, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 क्यों किया, क्योंकि मुझे पूछा गया है कि भाई ऑक्सीजन का वेट ढूंढो। ऑक्सीजन का वेट ढूंढने के लिए ऑक्सीजन का मोल ढूंढना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन का मोल कब मिलेगा, जब मेरे पास KClO3 के मोल आएंगे। KClO3 के मोल ढूंढने के लिए मैंने क्या किया भाई, ये फॉर्मूला का यूज मैंने कर लिया। समझ में आई बात, ऐसा क्यों किया, बस यही है मोल कॉन्सेप्ट। बच्चे बहुत डरते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ते जाइए, सारे फॉर्मूलाज को ग्रास्प कीजिए, कोई भी सम होगा मेंस के अंदर होगा या एडवांस के अंदर होगा, आप उसको सॉल्व आउट कर पाओगे। क्लियर, कुछ दूसरे चैप्टर्स का नॉलेज बस आपके पास होना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन ये बना। वैसे ऑर्गेनिक के इक्वेशन में से जनरली मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जनरली जो मोल कॉन्सेप्ट है वो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्गेनिक के इक्वेशन होता है ना, उसके अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक के इक्वेशन तो आप आगे जाके वैसे भी पढ़ने वाले हो। क्लियर, बस जरूरत होती है उसको मगअप करने की, उसको याद करने की। चलिए, मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ KClO3 डिवाइड बाय, तो हम मोल ढूंढ लेते हैं। मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ KClO3, कितना वेट है 245 डिवाइड बाय वो 245 ग्राम डिवाइड बाय 245 ग्राम डिवाइड बाय
मोल ऑफ KClO3, माफ कीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 के मॉलिक्यूलर मास KClO3 का मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको ढूंढना सिखाया था। देखो ये भी एक कांसेप्ट आ गया, यहाँ पे भी ये कांसेप्ट आ गया। KClO3 का मॉलिक्यूलर मास ढूंढो, KClO3 पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास 39, क्लियर ना? पोटेशियम देन आफ्टर कैल्शियम, उसके पहले पोटेशियम 39, रेडी। देन क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन होता है 16 लेकिन 3 है, देन 16 3 जा देन 35 प्लस 39 टोटल हो जाएगा 122.5 ग्राम। कुछ ऐसे थे मैंने आपको बताया था जिसका आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, और उसमें से एक है ये KClO3, ये KClO3 उसमें से एक है। क्या? उसमें से एक है ये KClO3। KClO3 का मॉलिक्यूलर मास आप याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार आता है, ये बहुत बार आता है, तो आप बार बार कब करने बैठोगे, इसको रिमेम्बर ही कर लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है ना? मगअप कर लीजिए इसको उड़ा देते हैं 2 से, आंसर आ गया 2 मोल। देखिए मोल मिल गए, किसके मोल मिले? हम किसके मोल मिले? हमें मिले KClO3 के मोल। कितने मोल मिल गए? KClO3। KClO3 के मोल मेरे पास आ गए, यानी इसके मोल के ऊपर से मैं ऑक्सीजन का मोल ढूंढ सकता हूँ, सही है ना? इसके मोल के ऊपर से मैं ऑक्सीजन का मोल ढूंढ सकता हूँ। हाँ चलिए, डायरेक्ट मैं अब वैल्यू रख रहा हूँ। KClO3 के मोल कितने हैं? 2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। मोल्स ऑफ O2 ढूंढना है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3। 2 1 जा 2, इसको सामने मल्टीपल कर दो, यानी मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू आ गया 3। कितना आ गया? 3। अब यहां से आप क्लैरिफाई भी कर सकते हो। देखिए उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना है? ये रहा 3 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल भी कितने आ गए? 3। सिंपल, क्लियर ना? जरूरी नहीं है हर वक्त ये चीज हो, पर ध्यान रखना। तो मोल आ गए कितने? 3। अब 3 उसके मोल आ गए, तो उसके मोल के ऊपर से मैं क्या ढूंढ सकता हूँ? उसके मोल के ऊपर से मैं ढूंढ सकता हूँ क्या? उसका मॉलिक्यूलर मास, क्लियर ना? O2 है इसलिए, सो मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। मेरे पास उसका फॉर्मूला है, क्लियर? चलिए मोल्स ऑफ O2, कितने मोल है मेरे पास O2 के? 3। वेट ऑफ O2 वो तो मुझे ढूंढना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का होता है कितना? 32। याद रखिएगा बच्चे, यहाँ मिस्टेक कर देते, 16 2 है 16 2 खत्म, नहीं, एक ऑक्सीजन का होता है 32। वैसे कितने हैं मेरे पास? 2। समझिएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 32, 16 2 मतलब कि ये तो एक ऑक्सीजन का है, वैसे मेरे पास 2 है, समझिए, बराबर? तो कितना हो जाएगा? 64। सो वेट ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा? 64 into 3, सामने मल्टीपल कर देंगे हम, जो हमें ढूंढना है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन फाइंड द टोटल वेट ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, क्लियर? सो वेट ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा? 4 3 12, 6 3 18, 192 ग्राम, 192 ग्राम मिल गया। कितना इजी है, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेट बोर्ड के अंदर आ जाते हैं, मेंस में आ जाते हैं, बुचकेट के अंदर आ जाते हैं, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा खास, ये सारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेके ही हमें आगे बढ़ना है, बराबर? ऐसे दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, लेकिन इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूला को यहाँ पे मर्ज किया है, और ये बात को तो खास याद रखना, मैंने आपको हर वक्त बताया था 4 फॉर्मूला हमारे मोल के जो है मेन, वो स्टोइकियोमेट्री जो है वो इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे वो तो आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है? और उसको किस तरीके से मर्ज करना है, ठीक है? सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी आपको, किस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दूसरे सम को करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे, जैसे मैंने बोला भी था आपको कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, हमने गलती से 16 3 यहाँ पे देखिए 16 हमारा डाई ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास था, वो डाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास रहता है कितना? एक ऑक्सीजन हो तो 16 रहता है, 2 तो 32 रहता है, क्लियर? यहाँ पे तो 32 ही आएगा, लेकिन वो 3 मोल थे इसलिए हमने 32 into 3 आएगा, लेकिन हमने गलती से इसका डबल कर दिया है, डाई ऑक्सीजन गैस है ना, इसलिए, क्लियर? तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आखिरी आंसर जो आपका अभी निकल के आ रहा था 164, उसकी जगह पे आएगा 96 नियर अबाउट 96 ग्राम, माफ कीजिए 96 ग्राम, क्लियर?
तो चेकआउट कर लीजिएगा उसको एक बार, ठीक है। डाइऑक्सीजन गैस जो है हमने गलती से ले लिया है यहाँ पे 32 की जगह पे 64, क्लियर, तो ये नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद। देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे थे, मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, क्लियर, गलती से वो रफ हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास बाय गिवन मास, क्लियर ना, मॉलिक्यूलर मास, माफ कीजिए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। देन आफ्टर क्वांटिटी बेस्ड फॉर्मूला था हमारे पास, क्वांटिटी बाय एवोगैड्रो नंबर, ये तो सिंपल है, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है। देन आफ्टर मोस्ट था ये वॉल्यूम एट एसटीटी, वॉल्यूम एट एसटीटी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, क्लियर। और एक हमारे पास था आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। चलिए हमने मॉलिक्यूलर मास और वेट वाले फॉर्मूला तो ले लिया, ये तो हमारा नॉर्मल स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है। चलिए एक वॉल्यूम वाला एक रिलेशन हम ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, एक सम वो ले लेते हैं वॉल्यूम वाला, क्लियर। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, उसके अंदर आपको देखना है कि ये आपको याद रखना है खुद से। क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, देखिए बता दिया गया। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देते हैं, मीथेन की जगह पे आपको बता देते हैं भाई नेचुरल गैस, क्या बता देते हैं, नेचुरल गैस, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, और ऑप्शन में दे दिया जाता है या तो बता दिया जाता है नेचुरल गैस। तो समझ जाइए नेचुरल गैस कौन है, हमारा मीथेन। इज burn in excess of, ध्यान दीजिएगा इसको, ये यहाँ पे आएगा, burn in excess of डाइऑक्सीजन गैस। यहाँ पे भी डाइऑक्सीजन गैस का आपको बता दिया जाता है एयर, क्या बता दिया जाता है, एयर, क्लियर। तो क्वेश्चन को समझिएगा, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ। 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर, ऐसा भी दे दिया जाता है, या तो आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया जाता है 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ नेचुरल गैस, बर्न इन एक्सेस ऑफ नेचुरल गैस। देन आपको क्या, हमने क्या किया, 8 ग्राम मीथेन गैस को क्या कर दिया, बर्न कर दिया इन एक्सेस ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। देन find the volume of carbon dioxide gas at STP। चलिए वॉल्यूम वाला एक एग्जांपल हमने लिया, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप जानते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद गिनने की ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करवाइएगा, ठीक है। चलिए आपको बता दिया गया है 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ नेचुरल गैस। अब एक्चुअल में मैंने आपको बताया, जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट चालू किया था तभी बताया कि सबसे पहले तो आप इक्वेशन देख लीजिए, सबसे पहले इक्वेशन मेन रहेगा आपके लिए, इसलिए मैंने आपको दो नेम लिख के दिए हैं। इक्वेशन आपका जो है वो मेन है, अगर ये फॉर्म में दिया जाए तो समझ जाना है कि नेचुरल गैस ही मीथेन है, एयर मतलब कि डाइऑक्सीजन गैस है। अब ये जो है ना वो ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, ये आप एक्चुअल में 10th में पढ़ के भी आए, ये जो है वो ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, मीथेन गैस, उसका एयर की प्रेजेंटेशन में बर्न करना, वो हम पढ़ के आए, वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी, क्लियर ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ही ये होती है कि मीथेन प्लस डाइऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर। यहाँ पे कहीं पे हम लिखते थे प्लस हीट प्लस लाइट, क्लियर ना, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी थी। अब हालांकि ये हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ते वक्त मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया जाता है, देन आफ्टर हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है, देन आफ्टर ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, क्लियर। तो हमारे लिए वो बातें थोड़ी इजी रहती है, हम आसानी से उसको बैलेंस कर पाते हैं। हालांकि दूसरी तरीके से भी होता है, लेकिन इससे आप आसानी से बैलेंस कर पाते हो। चलिए कार्बन कितने हैं, बैलेंस में ही है कार्बन 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, सॉरी माफ कीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो उसको बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, तो उसको भी बैलेंस कर देते 2, क्लियर, हमने लिख दिया। चलिए हमारे पास जो इक्वेशन है CH4 प्लस डाइऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर। तो जो काम हमारे पास है, हमें क्या ढूंढना है, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इन बर्न इन समथिंग 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 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ढूंढना है,
वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी जरूरत पड़ने वाली है 1, और साथ में डेटा में दिया है मीथेन गैस, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पड़ने वाली जरूरत 1, बाकी तो 2 है। क्लियर? तो हम इसका रिलेशन लिख देते हैं, आपको रिलेशन पता है, ठीक है ना? मैं आपको एक बार रिलेशन सबके लिख के दिखाता हूं। मोल ऑफ मीथेन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मीथेन, देन आफ्टर mole of dioxygen divided by stoichiometric coefficient of dioxygen, then mole of CO2 divided by stoichiometric coefficient of CO2 is equal to mole of water divided by stoichiometric coefficient of water। क्लियर ना? वो कितना है हमारे पास 2। अब में जरूरत किसकी है? इन दोनों की जरूरत है, तो हम इन दोनों को इक्वालिटी में ला देते हैं, इन दोनों को इक्वल में लिख देते हैं। क्लियर? देखिए क्या है हमारे पास, मोल ऑफ मीथेन, मोल ऑफ मीथेन अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपॉन 1। क्लियर? अब आपको वॉल्यूम एट एसटीपी, देखिए एसटीपी भी बता दिया गया है, वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? मोल का आप लोग जानते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या? मोल वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, डिवाइड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू मोल। अब ये फॉर्मूला के लिए अगर मुझे अप्लाई करना हो, हमारे क्वेश्चन के लिए अगर अप्लाई करना हो, तो मुझे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी ना? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे कहां से मिलेंगे? मोल ऑफ मीथेन में से मिलेंगे। क्लियर? तो पहले मैं मीथेन के मोल ढूंढ लेता हूं, क्योंकि तो मीथेन के लिए डेटा मुझे क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है। क्या डेटा दिया है? 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 2 मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मैं साथ में लिख रहा हूं मोल ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, सॉरी वेट ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। क्लियर? चलिए मोल ऑफ मीथेन, उसके लिए वेट कितना दिया गया है? 8 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, यहाँ साइड में ढूंढ लेते हैं। CH4 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 4, टोटल आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। क्लियर ना? 16 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16, कट कर देते हैं 1/2। चलिए मोल मिल गए 1/2। कितने मोल मिल गए? 1/2। किसके मोल आ गए हमारे पास? मीथेन के मोल आ गए 1/2। रेडी? मीथेन के मोल 1/2 आ गए, और जो मीथेन के मोल है वही तो इसके है, क्योंकि डिवाइड का 1 ना लिखो तो भी चलेगा ना। ये रिलेशन आपको एक और चीज भी दिखाता है, क्या? 1 ना लिखो तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि डिवाइड का 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो लिख सकते हैं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आल्सो 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। क्लियर? अब फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला था आपका? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी वॉल डिवाइड बाय 22.4। हमारे फॉर्मूला के लिए लिखना चाहे तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। क्लियर ना? मोल ऑफ CO2 मेरे पास है, कितना मोल है मेरे पास? मोल दिया गया है, मैं सॉरी मोल ढूंढ लिया अभी, कितना? 1/2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। इसको सामने मल्टीपल कर देता हूं मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, जो कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमें कंटिन्यूअस करना है, 2 लेक्चर इसी के अंदर जाने वाले। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो पूरा पोर्शन हम इसी 2 लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आज का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने 2 सम पढ़े और साथ में कुछ बेसिक पढ़ा है स्टोइकियोमेट्री का, तो उस बात को इस तरीके से दिमाग में रखिएगा। साथ में कुछ और एक्स्ट्रा सम भी मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दी होगी। ठीक है? आप उसको देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से उसको ग्रास्प करने का और सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है? और दूसरी एक बात जो हर वक्त मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नोट्स जो है खुद से बनाइए, क्योंकि मटेरियल आपके पास बहुत सारा होगा और मिल भी जाएगा, लेकिन जो आप नोट्स खुद से बनाओगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा।
रेडी। और ये सारी बातें उन बच्चों तक पहुंचाइए जो सही में एफोर्ड नहीं कर रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत नए चैप्टर आपके लिए रेडी हो रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए वो चैप्टर में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।